अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। अब यहाँ वॉशिंगटन में शाम के 6 बजने वाले हैं और पाकिस्तान में सुबह के 4 होने वाले हैं। एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई देखने वाला, सुनने वाला, इसको वॉच करने वाला नहीं होगा। बहरहाल बहुत से लोग दुनिया में और जगहों पे होंगे। वैसे भी पाकिस्तान में जिस तरह से हालात जा रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स के, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, और जिस तरह से 7वें दिन भी जनरल मौसूफ साहब ने, चौधरी निजामुद्दीन साहब ने अपनी इन्फिनिट विजडम में ट्विटर को बंद करके रखा है, और वो ये समझ रहे हैं कि उनके ऊपर कोई इतना दबाव नहीं है कि वो ट्विटर को खोलें। हो सकता है अगले चंद दिनों में वो यूट्यूब को भी बंद कर दें, अगर उनका एक एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब हो गया। वैसे भी मुझ जैसे जो 3-4 नाचीज हैं, हम बेकार लोग हैं, इन पे आपको पता है वैसे भी पाकिस्तान की रियासत की बड़ी मेहरबानी है, और हमारे डिजिटल इंप्रेशन वो जनरेट होने ही नहीं देते, क्योंकि उनको 100% कंट्रोल नहीं है। इसलिए कुछ फिर भी हमें आधे पचहत्तर लोग देख लेते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से हमें खासा उन्होंने हमारा बंदोबस्त जो किया, और मुझे लग रहा है कि इसका मजीद बंदोबस्त जो है वो करने वाले हैं। देर तो बहुत हो चुकी है, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट कि हम सम अप कर लें ऑन अ डिस्क्रिप्टिव लेवल के 23 फरवरी 2024 को, फ्राइडे के दिन, जो गुज़िश्ता 18-24 घंटे गुजरे, उसमें पाकिस्तान में क्या हुआ। प्रिंसिपली तौर पे मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं कि तहरीक इंसाफ के इंटरनल डायनेमिक्स क्या हैं। इमरान खान ने जो कहा है, बैरिस्टर अली जफर कुछ और कह रहे हैं, आईएमएफ के खत के हवाले से इमरान खान कुछ और कह रहे हैं। इमरान खान ने क्या वो खत लिख दिया है, क्या वो खत चला गया है, कहाँ वो चला गया है खत? वो जो स्टॉलन ने कहा था कि वोट डालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लोग होते हैं जो वोट जो है वो गिनते हैं। तो ये जो आईएमएफ वाला खत है, यहाँ पर खत लिखने वाला और भेजने वाले से मुझे लग रहा है ज्यादा वो लोग हैं जिन्होंने वो खत पहुंचाना है और डिस्पैच करना है, क्योंकि जाहिर है कि इमरान खान जेल में बैठे हैं, उनके ही कंट्रोल में है कि उसके फाइनल कंटेंट्स क्या होंगे, वो कहाँ जाएगा, जाएगा भी कि नहीं जाएगा। तो मैं इसके ऊपर आना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मुख्तलिफ किस्म की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनको मैं एक दफा आपके सामने रख जरूर दूं, एक एक करके। देखिए, इमरान रियाज खान के हवाले से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जिन्हें जेल भेज दिया गया, असद तूर जो है उनको 8 घंटे एफआईए ने ग्रिल किया। कहा जाता है कि चीफ जस्टिस के कहने पे ये किया जा रहा है। इमरान रियाज के दोस्त जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की बातें कर रहे हैं कि उनको सियासत में आ जाना चाहिए। मरवत साहब ने ये फरमा दिया टीवी प्रोग्राम में कि बैरिस्टर अली जफर जो है वो जिनको इमरान खान ने नॉमिनेट किया एज चेयरमैन 3 मार्च के इलेक्शन के लिए, वो चेयरमैन बनना ही नहीं चाहते, उनको अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा अजीज है, शायद कोई नया चेयरमैन नॉमिनेट करना पड़ेगा। और पंजाब असेंबली के अंदर एक इजलास हुआ जहां ओथ टेकिंग हुई, जहां मरियम नवाज साहिबा मोहतरमा ने फाइनली ओथ ले लिया है, और कल के दिन, जो अब दिन शुरू हो रहा है सैटरडे को, वहां पर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। ये और बात है कि जो रिजर्व सीट्स देनी थी तहरीक इंसाफ स्ट्रोक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, रिजर्व सीट जो है वो अपेरेंटली बताया जा रहा है कि उनको मंडे को दी जाएंगी। और मियां असलम इकबाल साहब जो हैं वो गुम हो गए हैं, जो नॉमिनेटेड थे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट, वो नहीं पहुंच सके असेंबली में। पेशावर में थे, उन्होंने वहां से जमानत ली थी, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये इल्जाम है और उनका ये कहना है कि उन्हें गुम कर दिया गया है, उनसे कोई रब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा। तो लेकिन सबसे पहले लेट्स कम टू दी इमरान रियाज की सिचुएशन पे। इमरान रियाज खान जिन्हें उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया एक बहुत ही ड्रामाई अंदाज से, जिसकी फुटेज मैं आपको पिछले वीलॉग के अंदर दिखा चुका हूं, उन्हें इन गुज़िश्ता 18 घंटों में, जो 20 घंटे गुजरे हैं, इसमें लाहौर के अंदर उन्हें एक अदालत के सामने पेश किया गया। उनको प्रोसिक्यूट करने वाली एजेंसी अब है एंटी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, जो एसीई जिसको कहते हैं पंजाब में, जिन्होंने पहले परवेज इलाही को पकड़ा हुआ था। उन्होंने इमरान रियाज के, उनके वाले साहब के खिलाफ अपनी चार्जशीट प्रेजेंट की है। एफआईआर है, उसमें उनको बड़ा डोमिनेट किया गया, उन पर बहुत इल्जाम लगाए गए, उनको कहा गया उन्होंने किसी लेख का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे समझ नहीं आ रहा किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें इमरान रियाज ये कह रहे हैं कि हमने 4 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उससे पहले जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसने 11 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। ये इल्जाम गलत है। और इमरान रियाज ने वहां पे जज साहब को ये बताया कि मैं इनको पहले भी मैंने कहा है कि मैं एक, मेरी नेचर है, मेरी एक केमिस्ट्री है, मैं चुप नहीं रह सकता। ये समझते हैं कि मैं चुप रहूंगा, मैं बाज रहूंगा, मैं नहीं कहूंगा, और इसी वजह से मुझे सजा दी जा रही है। और उन्होंने खुल के मरियम नवाज साहिबा के ऊपर इल्जाम लगाया। यूं वो जिस खदशे का इजहार बहुत से लोग कर रहे थे, जिस खदशे का इजहार, इसे कहते हैं, खुद कहते हैं हामिद बीर साहब ने किया था, उसी चीज का बरमला इजहार जो है वो इमरान रियाज ने जज साहब के सामने किया। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान रियाज का फिजिकल रिमांड मांगा था 14 दिन का। उस पे जज साहब जो है उन्होंने उससे इतफाक नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई और चीज़ रिकवर करनी नहीं है इस केस में, मुझे नहीं समझ आता कि फिजिकल रिमांड की कोई वजह नहीं बन सकती, इसलिए उन्होंने इमरान रियाज को जुडिशल पे जेल भेज दिया है। और अब वहां से उम्मीद ये की जाती है कि 1-2 दिन के अंदर उनकी वहां से रिहाई हो जानी चाहिए। जमानत के ऊपर जब आप जुडिशल पे जाते हैं तो आपकी जमानत पे रिहाई होती है। ये क्यों किया जा रहा है? ये मरियम नवाज की ईमा पे किया जा रहा है, ये भाई लोग कोई गेम खेल रहे हैं? इसके अंदर कोई अजीब सी चीज़ है जिसको ठीक तरह से समझना, इस स्टेज के ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो खेलें होती हैं, उनकी जो गेम्स होती हैं, उसको ठीक तरह से डिसाइफर करना, समझना, इंटरप्रेट करना जो है अक्सर मुमकिन नहीं होता। बिकॉज
यहाँ पर जो लोगों को शक है उसमें इमरान रियाज के जो दोस्त हैं, वकील साहब जो हैं वो, और उनके जो दूसरे पॉलिटिकल दोस्त हैं जिनको उन्होंने इलेक्शन का टिकट दिलवाया, जिन्होंने अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 महर शराफत अली जो हैं वो मरीम नवाज को शिकस्त दे दी उन्होंने इलेक्शन में। तो जो महर शराफत हैं वो भी, उनके बारे में भी लोगों को तरह तरह के सवाल उनके जहन में हैं, और तरह तरह के सवाल जो हैं जो वकील अशफाक साहब हैं, अली अशफाक साहब, उनके हवाले से हैं। अब महर शराफत ने एक ट्वीट किया जो मुझे किसी ने भेजा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस तरह से इमरान रियाज का रास्ता हर तरह से बंद कर दिया गया है, उनको प्रोग्राम नहीं करने दिया जा रहा, उनको तंग किया जाता है, हरासा किया जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान भाई को अल्टीमेटली सियासत में आ जाना चाहिए। अब ये किस किस्म की ब्रेन वेव है? इमरान रियाज एक प्रोफेशनल टेलीविजन एंकर पर्सन, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, वो क्यों जाएंगे सियासत के अंदर? क्या वो खुद भी सियासत में जाना चाहते हैं, या उनके ये दोस्त जो हैं अली अशफाक, महर शराफत अली, ये उनको सियासत में लेके जाना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई लोग भी चाहते हैं कि वो सियासत में आ जाए? ये बहुत सी एक ऐसी डिस्कशन है जो हो रही है मसलसल मुख्तलिफ हलकों के अंदर, और ये हमें अगले हो सकता है कुछ दिनों में इसकी हकीकत ठीक तरह से समझ आएगी, जब इमरान रियाज को जमानत मिलेगी, वो बाहर निकलेंगे, फिर वो अपने फ्यूचर का, मुस्तकबिल का जो लाहे अमल हमारे सामने रख सकेंगे, फिर हमें समझ आएगी कि असल में मामला है क्या। और ये जो केस है जो बनाया गया है एंटी करप्शन का, ये बहुत ही, वैसे तो मुझे ये नहर का कोई कॉन्ट्रैक्ट मुझे समझ नहीं आ रहा, जो तफसीलात उसकी हैं, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि ये है क्या। लेकिन ये जो कोई चीज़ है ये बोगसी है, ये महज उनको पकड़ने के लिए डालने, वैसे भी अगर किसी ने करप्शन की है तो उसको पकड़ने का ये तरीका थोड़ा है कि आप 50 लोग लेके उसके घर में घुस जाएं बंदूकों के साथ, और रात को वहां पे जाके एक हैरेसमेंट करें, और उसको एक दहशतगर्द के तौर पे गिरफ्तार करें, एक ऐसे दहशतगर्द के तौर पे जिससे आपको खतरा ही है कि ये मुल्क छोड़ के दौड़ जाएगा, या बम फाड़ देगा, कोई बिल्डिंग उड़ा देगा। गिरफ्तार तो आपने ऐसे किया है, और अब आप कह रहे हैं कि जनाब उसने एक नहर का कॉन्ट्रैक्ट गलत लिया हुआ था, तो जाहिर है कि बिल्कुल बोगस, फजूल, वाहियात किस्म का ये केस है, इसका कोई सर पैर नहीं है। लेकिन चलें इससे आगे चलते हैं, इसकी मजीद मतलब जैसे जैसे इसकी डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपके सामने इसको लेकर आऊंगा, और हम इसका एनालिसिस भी करेंगे कि ये यहाँ पे भाई लोग जो हैं वो क्या करना चाह रहे हैं। इमरान खान के लेटर का मैं तफसीलात आपसे शेयर करता हूँ, बिकॉज मेरा जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट है वो इसी चीज़ के अंदर है। थोड़ा सा असद तूर का हम देख लें, ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग और बड़ी एक प्रोवोकेटिव डेवलपमेंट है, जहाँ FIA 8 घंटे असद तूर को ग्रिल करती है। ईमान हाजिर जो है मजारी, उन्होंने वो सारा एक्सप्लेन किया कि सुबह के 10:50 से लेकर शाम के 7 बजे तक अकेले में असद तूर को ग्रिल किया है FIA ने। और ईमान हाजिर ने तो कोई चीज़ें छुपाई नहीं, उन्होंने कहा कि इसमें ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के कहने में उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को इस पूरी पिक्चर उनके सामने, उनके कहने पे ये असद तूर के साथ हो रहा है। और वजह यह है, जिस तरह से नोटिस दिया गया FIA का, कि असद दो दो नोटिस इसमें दिए गए ना। एक नोटिस दिया गया था इमरान रियाज खान को, और दूसरा नोटिस दिया गया था असद तूर को। दोनों का नोटिस का मतलब यही कहता है कि दोनों ने सुपीरियर जुडिशरी को हैरेस किया, उनको टारगेट किया, उनको बदनाम किया, उनके ऊपर ये मसलसल हमले कर रहे हैं अपने यूट्यूब प्रोग्राम्स के जरिए, और शायद अपने ट्विटर हैंडल के जरिए। मेरा ख्याल है मैंने तो असद अली तूर के मैंने वीलॉग्स तो देखे नहीं, लेकिन उनके ट्विटर मैंने देखा, और बहुत ही बोल्ड उनके ट्वीट्स रहे हैं चीफ जस्टिस के हवाले से। लेकिन यहाँ बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े कंफ्यूज क्वेश्चन है, बिकॉज असद अली तूर, जब पहले उन पे मुसीबत आई थी, उस वक्त मेरी कम अज़ कम गलतफहमी ये थी कि शायद वो कोई ड्रामा उन्होंने खुद किया, नाटक। बिकॉज उस वक्त एक टेलीविजन एंकर पर्सन थी जिन्होंने उनके खिलाफ FIA में कंप्लेन की भी थी, हरासमेंट की, कि वीलॉग्स में की है। उसके बाद ये वाकया हुआ जिसमें उनको चादरें लपेट के किसी ने मारा। तो उस वक्त जब मैंने उसको चेक वेक किया लोगों से, मुझे तो यही लगा कि ये कोई इन्होंने खुद प्रैंक किया, ये FIA से जान छुड़ाने के लिए इन्होंने ये सिचुएशन पैदा की है। दिस इज नॉट माई पोजिशन एनी मोर। मुझे लगता है कि वो भाई लोगों ने ही किया था। और उस वक्त उस स्टेज के ऊपर काजी फायज ईसा साहब असद तूर के बहुत करीब थे, और वो इस हद तक उनके करीब थे कि वो और उनकी अहलिया जो हैं वो असद तूर की घर के ऊपर, उनके अपार्टमेंट के ऊपर उनसे इजहार अफसोस करने के लिए भी गए थे। और उस वक्त असद तूर और मतीउल्लाह जान, ये सब लोग जो हैं ये काजी फायज ईसा के लॉयलिस्ट समझे जाते थे, उनके प्रोटेक्टिव ब्रिगेड में थे, और ये बाकी सब के ऊपर हमले करते थे काजी फायज ईसा साहब के लिए। अब जब काजी फैज ईसा साहब ने बल्ले वाला फैसला किया, उसके बाद से मतीउल्लाह जान और असद दूर जो हैं वो मसलसल काजी फैज ईसा साहब को शदीद तरीन तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये पहले उनके सपोर्टर थे, अब उनके खिलाफ हो चुके हैं। कुछ लोगों को शक है कि शायद कहीं से कोई इशारा आ गया है, मुझे नहीं लगता। जिस तरह से सडनली इनकी पोजीशन चेंज हुई है, जिस तरह से सडनली इन्होंने उसके हवाले से ट्वीट किए और पोजीशन ली इन्होंने, उससे तो यही लगता है कि ये काजी फायज ईसा साहब के मिशन में, उनकी ऑनेस्टी, उनकी इंटेग्रिटी और उनकी तमाम चीज़ों में यकीन रखते थे, और उनके जहन में ये ख्याल था कि काजी फायज ईसा साहब एक बहुत
लेफ्ट ऑफ द सेंटर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का और एस्टैब्लिशमेंट के क्रिटिकल होंगे जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे। और जब इन्होंने देखा आहिस्ता आहिस्ता कि काजी फायज ईसा साहब एस्टैब्लिशमेंट की पिची के ऊपर खेल रहे हैं, तो असद और मती दोनों, और खास करके असद जो है, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए। और डिसअपॉइंट होने के बाद उन्होंने एक बड़ी सख्त पोजीशन ली है काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ। अभी तक तो कम अज कम आप ये कह सकते हैं, अंदर की इसकी क्या हकीकत है, कल को क्या मजीद चीजें हमारे सामने आती हैं, हम कह नहीं सकते। और दूसरी बात है कि वैसे तो असद पे भी शक नहीं करना चाहिए, कोई रीजन नहीं है मेरे पास। लेकिन जो इमाम हाजिर मज़ारी हैं, उनके बारे में तो आप बिल्कुल भी ये सोच ही नहीं सकते। वो एक बहुत ही आइडियलिस्ट, बहुत ही इमोशनल, मतलब वो उनसे उनके तमाम ख्यालात, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ज़्यादा डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि उनको कोई इस्तेमाल कर रहा होगा, वो कॉन्शियसली किसी के साथ मिल जाएंगे। वो जो कहती हैं, जो उनके दिल में आता है, जो उनके माइंड में होता है, जो वो सोचती है, वही वो बोलती है। और उसकी पूरी स्टेटमेंट डॉन में छपी भी है। वो यही कह रही है कि ये ईमान का यही कहना है कि इसमें जो कुछ भी हुआ है असद के साथ, इसको काजी फायज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान है, ये उनके बिहेस्ट के ऊपर ये हो रहा है। तो ये भी एक डेवलपमेंट है जिसको एब्जॉर्ब करना, और इसका ड्रॉप सीन जो है अभी हमारे सामने होना है। अच्छा, अब आ जाए इस चीज के ऊपर कि मरवत साहब ने अ, एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर ये कह दिया है कि बैरिस्टर अली जफर जो हैं, वो लगता है कि चेयरमैन नहीं बनना चाहते, वो इस पोजीशन रोल से कंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज उनको लगता है कि उनकी प्रैक्टिस जो है वो खतरे में पड़ जाएगी, या वो अपनी प्रैक्टिस के अंदर बहुत बिजी हैं, ये कमिटेड है। इसमें खासी हकीकत हो सकती है। वैसे तो बैरिस्टर शेर अफजल मरवत ऑलवेज जंप्स द गन, यानी वो चीज़ जो आप किसी और से एक्सपेक्ट ही नहीं करते पार्टी डिसिप्लिन में, वो ऐसे करके ठक करके मतलब वो कह देते हैं। लेकिन इसमें खासी सदाकत इसलिए लगती है कि बैरिस्टर अली जफर की बहुत एक इस्टेब्लिश प्रैक्टिस है, जो उनके वालिद साहब मरहूम के ज़माने से जो है चली आ रही है। और वो उनको लग रहा होगा कि मैं जब तक कि वकील हूँ, वकालत कर रहा हूँ, केसेस प्रेजेंट कर रहा हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे, उतनी देर तक भाई लोगों का और चौधरी निजामुद्दीन का मुझ पर हाथ नहीं पड़ता। वो नहीं करना चाहते। वकीलों का एक अपना इस्तेहकाक होता है, उनकी एक सर्टन प्रोटेक्शन होती है। तो अगर मैं चेयरमैन बन जाऊंगा तहरीक इंसाफ का, तो हो सकता है मेरी शामत आ जाए, मेरी जिंदगी जो है बहुत मुश्किल बन जाए। और फिर ये जाहिर है कि उनका एक बहुत ही लुक्रेटिव लीगल प्रैक्टिस है, और वो इसको नहीं छोड़ना चाहते होंगे। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट बैरिस्टर शेर अफजल मरवत इज सेइंग। एंड बैरिस्टर शेर अफजल मरवत ने ये भी कहा है कि अब इमरान खान को फैसला करना पड़ेगा कि किसको वो नॉमिनेट करेंगे चेयरमैन के लिए। ये एक तरीका लेंस है। वो जो आप जाते हैं ना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते थे पुराने जमाने में, अब तो खैर कंप्यूटर से ही नंबर निकला था आंखों का, तो वो डिफरेंट किस्म के लेंस आपके लगाता था। एक लेंस, फिर दूसरा पे कहता था दीवार के ऊपर देखो कि क्या नजर आ रहा है नंबर, और अगर आपको दीवार ही नजर ना आ रही हो तो फिर आप क्या करेंगे। बहरहाल, तो तो ये एक लेंस है इसको देखने का। दूसरा ये भी तरीका हो सकता है, दूसरा एक लेंस ये भी है कि यह मुमकिन है कि बैरिस्टर अली जफर के ऊपर भाई लोगों की तरफ से, चौधरी निजामुद्दीन के लोगों की तरफ से प्रेशर आ गया हो कि आप डिनाई कर दें, आप चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन में खड़े ना हो। अभी जो इलेक्शन है, मैंने एक पिछले वीलॉग में एक दो दफा, एक दो दिन पहले मैंने जो वीलॉग किया था, जब मैंने इलेक्शन की डिस्क्रिप्शन दी थी कि ये इलेक्शन आसानी से नहीं होने दिया जाएगा तहरीक इंसाफ का, क्योंकि इसमें अब तहरीक इंसाफ ने उसका पूरा एक एजेंडा दे दिया है, स्केड्यूल दे दिया है, 5 जगह बता दी हैं जहां पे होना है। वो कह रहे हैं पता नहीं कि लाखों लोग उसमें वोट डालेंगे। इस इलेक्शन को गंदा करने के लिए, डिसरप्ट करने के लिए, कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए चौधरी निजामुद्दीन की मशीनरी हर वो चीज करेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। यानी आप वर्स्ट पॉसिबल इमेजिन कर लें, उससे ज्यादा किस्म का तमाशा जो है वो किया जाएगा। और फिर पाकिस्तान के सारे अखबार जो हैं और जराए ब्लॉग उस तमाशे को पूरी मासूमियत के साथ डिस्क्राइब कर रहे होंगे, जैसे कि वो तमाशा कुदरती है, ऑर्गेनिक है, दरारें पड़ गई, ये हो गया, बगावत हो गई, फला फैक्शन खड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि बैरिस्टर अली जफर के ऊपर दबाव डाला गया है कि भाई साहब आप रास्ते से हटें, ताकि इमरान खान को किसी और को नॉमिनेट करना पड़े। तो ये इसकी दो डेवलपमेंट। लेकिन एक अब इसमें इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है। अच्छा, फिर मैं भी अब फिर आता हूँ बैरिस्टर अली जफर के ऊपर। पहले आप देख लें कि पंजाब का जो असेंबली में एक सेशन होता है, वहां पर पीएमएलएन कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट उनको रिजर्व सीट्स दे दी गई हैं। उनको रिजर्व सीट जो होती हैं औरतों की, माइनॉरिटीज की, वो मिला के कोई 190 प्लस 193, 190, 91, 92 सीट्स जो है पंजाब असेंबली के अंदर बन चुकी हैं पीएमएलएन की। और मरियम नवाज साहिबा, द क्वीन, द टिप टू बी द चीफ मिनिस्टर, फाइनली द मोमेंट, जो चीफ मिनिस्टर बनने वाली हैं, तो वो उन्होंने वहां पे ओथ ले लिया, और उनके साथ मरियम औरंगजेब भी थी, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ के मेम्बरान जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है साहिबजादा हामिद रजा साहब की, उसके मेम्बरान के तौर पे वहाँ पे आए। 98 या 100 टोटल, शायद 114 उनको होना चाहिए था, 98 के करीब वहाँ पे वो पहुंचे। लेकिन उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिली। और रिजर्व सीट्स के बारे में अपेरेंटली ये कहा जा रहा है कि उनको जो रिजर्व सीट्स हैं उसका फैसला मंडे को होगा। यानी उनको रिजर्व सीट्स नहीं, अभी तक उसका फैसला ही नहीं हुआ, और उनका नंबर जो है वो 100 के करीब है, या 98 है, या वट। और कल जो अब दिन शुरू हो रहा है सैटरडे को, वहां पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है। और साथ ही एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि जनाब मियां असलम इकबाल साहब जो हैं,
जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से जाके जमानत की, आज के इस दिन में अपीयर होने के लिए वो गुम हो गए। पेशावर और लाहौर के दरमियान में वो डिसअपीयर हो गए। और तहरीक इंसाफ का ये इल्ज़ाम, ये खदशा और खौफ है कि उन्हें गुम कर दिया गया। और आपको पता है कि मियां असलम इकबाल इज़ ए वेरी बोल्ड मैन। ये हो नहीं सकता कि मियां असलम इकबाल किसी मसलहत के तहत वहां पर ना आए हों। ये हो नहीं सकता। ही इज़ एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग मैन, ही इज़ अ पॉलिटिकल मैन। वो लॉयलिस्ट हैं तहरीक इंसाफ के। तो उनको कहाँ ले गया है, कौन उनको ले गया है? ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, ज़मीन निकल गई, आसमान खा गया, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। बहरहाल ये भी डेवलपमेंट है। अब आए इस चीज़ के ऊपर कि इमरान खान और बैरिस्टर अली जफर ने दो मतजाद किस्म की स्टेटमेंट्स दी। इट इज़ ए रिटन इन प्रिंट कि बैरिस्टर अली जफर ने अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर कहा कि मैं नहीं समझता कि ख़त हमने लिखना है IMF को। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने वो ख़त अभी लिखा नहीं है। वो जब ख़त लिखा जाएगा, उन्होंने ये कहा कि ख़त शायद लिखा जाएगा, इमरान खान डिक्टेट करवाएंगे, फिर वो ख़त लिखा जाएगा, फिर इमरान खान के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, फिर उसको अप्रूव करेंगे और उसके बाद उसको भेजा जाएगा। अभी हुआ नहीं। उसके थोड़ी ही देर के बाद इमरान खान ने रिपोर्टर्स के साथ अडयाला जेल में बात करते हुए, ये फिर उनको मौका मिल गया रिपोर्टर्स के साथ बात करने का। अब इमरान खान की जो ऑक्सीजन है वो ये केसेस हैं। तो ये जो 190 पाउंड का सो कॉल्ड मजाहिया केस है अलकादर यूनिवर्सिटी का, उसमें उसके दरम्यान में उनको रिपोर्टर्स के साथ इनफॉर्मली बात करने का मौका मिला। वहां उनकी अपनी एहलिया बुशरा बीबी के साथ भी 3 हफ्ते के बाद कहते हैं मुलाकात हुई। और ये बड़ी खूबसूरत मुलाकात हुई जिसमें इमरान खान ने अपनी एहलिया के लिए कोई इस्लामिक हिस्ट्री की या तसव्वुफ की किताब भी उनको दी कि ये बहुत अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ें। अभी एक जनरल साहब को पता चलेगा, चौधरी निजामुद्दीन को, कि इमरान खान इतनी किताबें पढ़ रहे हैं, उनको किताबें मिल जाती हैं जेल में, तो हो सकता है कि जनरल साहब जलाल में आ जाए, जी फॉर जनरल, जी फॉर जलाल इन उर्दू। लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी की भी वहां पर मुलाकात हुई। वहां पर अखबारी रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए इमरान खान ने ये कहा कि मैंने खत लिख दिया। बैरिस्टर अली जफर ने थोड़ी देर पहले रिपोर्टर्स को कहा कि अभी मेरा ख्याल है खत नहीं लिखा गया, लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैंने खत लिख दिया है। और उन्होंने उसके कुछ मंदजरात भी बताए, उसके कुछ कंटेंट्स भी उन्होंने बताए, क्योंकि पूरे कंटेंट्स तो हमारे सामने नहीं आए ना, खत की पूरी कोई तफसील हमारे सामने आ सकी, हमने उसका कोई टेक्स्ट देखा नहीं है। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि मैंने ये क्वेश्चन उठाया है कि ये जो कर्जे आप दे रहे हैं, इन कर्जों को वापस कौन करेगा? और अगर इसी तरह से ये कर्जे दिए जाते रहेंगे और लिए जाते रहेंगे तो डेट भी बढ़ता चला जाएगा। और जब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी मीनिंगफुल तरीके से, तो डेट्स पाकिस्तान के पाइल अप करते चले जाएंगे और इससे मजीद इंस्टेबिलिटी जो है वो पैदा होगी। इमरान खान के हवाले से जो चीज़ें छपी हैं उसमें किसी मैकेनिज्म की बात नहीं की गई इलेक्शन के ऑडिट की। तहम अली जफर ने क्लियरली टेलीविजन प्रोग्राम में भी कहा और अडेला जेल के बाहर भी उन्होंने कहा कि हम IMF प्रोग्राम के खिलाफ नहीं है। हम तो समझते हैं कि IMF का प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को मिलना चाहिए। तो हम हमारी डिमांड ये होगी कि एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म हो इलेक्शन के ऑडिट के लिए। ये अब यहाँ पर अच्छा, अब ये कुछ हमें मजीद इसकी सिचुएशन हमारी क्लियर हो जाएगी कि खत किसको दिया गया, अगर इमरान खान खत लिख चुके हैं। अच्छा, PTI ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उसमें ज़ाहिर है वही रिपोर्ट किया गया जो इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि खत इमरान खान ने लिख दिया है और उसमें ये चीज़ें लिखी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये खत जो है वो पाकिस्तान में IMF के मिशन को दिया जाएगा। ये सिर्फ पाकिस्तान में मिशन डायरेक्टर या मिशन टीम के लिए है, या ये खत जो है ये एड्रेस्ड होगा टू दी MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द IMF, जो कि क्रिस्टलिना जॉर्जिवा मेरा ख्याल है उनका नाम है, उनके लिए एड्रेस होगा। ठीक, अब ये तो अभी हमें पता नहीं है, ये पता चल जाएगा हमें थोड़ी देर में। ये जो मैकेनिज्म है इलेक्शन ऑडिट का, अब इस स्टेज पे ज़ाहिर है ये क्लियर नहीं है। लेकिन तहरीक इंसाफ को खुद से और तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, जो एक इंटेलिजेंसिया है पाकिस्तान की, उनको इस पर डिबेट करना चाहिए कि पाकिस्तान के इलेक्शन फॉर्म 45 और उसको काउंट करने के लिए और इसको अकाउंट फॉर करने के लिए, उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए किस किस्म का ट्रांसपेरेंट क्रेडिबल मैकेनिज्म हो सकता है। मेरी हम्बल ओपिनियन ये है कि ये मैकेनिज्म होली सोली पाकिस्तानी नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान में जो वकील उठता है वो कहता है सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बना दें, हाई कोर्ट का कमीशन बना दें, अदलिया के सामने रख दें। पाकिस्तान में कोई अब आज़ाद अदलिया नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया टूट चुकी है, डिसफंक्शनल है, उसकी कोई ऑटोनोमस हैसियत नहीं रही है, उसकी कोई एबिलिटी नहीं है कि वो इस किस्म के मामला के ऊपर किसी किस्म का फैसला कर सके, ये चीज़ों को एग्जामिन कर सके। उससे उसकी ऑटोनॉमी छीन ली गई है। पाकिस्तान की आज अदलिया की, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, और काजी फायज ईसा साहब जब से चीफ जस्टिस बने, तो जो बची कुची पावर, ऑटोनॉमी, सॉवरेनिटी थी भी सुप्रीम कोर्ट की, वो जा चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। सो फिर ये मैकेनिज्म हैज़ टू बी एन इंटरनेशनल मैकेनिज्म। या तो इसमें कोई इंटरनेशनल बॉडी हो, ये चूंकि IMF से आप पैसे लेंगे तो IMF की एक बॉडी हो सकती है, IMF की एक नॉमिनेटेड इंटरनेशनल बॉडी हो सकती है, अमेरिकन सेनेटर्स की एक कांग्रेस की एक बॉडी हो सकती है, उसमें कोई इंटरनेशनल किसी फोरेंसिक जो कोई इंस्टीट्यूट है जो फोरेंसिक ऑडिट करता है चीज़ों को, कोई अकाउंटिंग फर्म है, उसको नॉमिनेट किया जा सकता है, जिसके सामने तहरीक इंसाफ के लोग वो तमाम फॉर्म 45 जो उनके अपने हैं और सियासी जमातों से उन्हें हासिल किए हैं, वो उनके सामने ला के रखें और उनको पूरा मैकेनिज्म बताया जाए और चंद दिनों के अंदर वो उसको ऑडिट कर सकें। ये ऑडिट होता है कि नहीं होता, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग।
लेकिन इस ऑडिट के बारे में एक क्लैरिटी, यानी ऑडिट मैकेनिज्म के हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर दो तीन ऑप्शंस होनी चाहिए। कभी भी किसी भी चीज़ को करने की दुनिया में, इंसानी जो माशरा होता है, सिस्टम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड ऑप्शंस नहीं होती। वो दो तीन चार ही ऑप्शंस होती हैं जब आप उसको एग्जामिन करते हैं, माइंड अप्लाई करते हैं। तो इस किस्म का एक ऑडिट मैकेनिज्म पे लोगों को सोचना चाहिए, उस ऑडिट मैकेनिज्म पे डिस्कशन और डिबेट होनी चाहिए कि हम किस किस्म का ऑडिट मैकेनिज्म अमेरिकन कांग्रेस से, सेनेट से, दुनिया से, अक़वाम मुत्तहिदा, किसी से भी, से एनीथिंग, या IMF से हम एक्सपेक्ट करते हैं। उस ऑडिट मैकेनिज्म को डिफाइन करके सामने रखने की जरूरत है, ताकि उसके ऊपर जो है वो बहस हो चुके। अच्छा, जब है इंटरनेशनल, अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट जो है वो दिखाना है, मैंने थोड़ी देर पहले किया है, जिसमें जनरल अयूब खान और अमेरिका के काउंसल जनरल की फरवरी 1953 में एक मुलाकात है, और उसमें जनरल अयूब जो कमांडर इन चीफ हैं वो क्या कहते हैं। क्योंकि जब आप एक ऑडिट मैकेनिज्म की बात करेंगे, जिस तरह से, जैसे ही इमरान खान के खत की बात आई है, तो पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार को चूंकि सिग्नल आ गया, तो उन्होंने उस पर स्टोरी छापी है कि जनाब ये इमरान खान का जो आइडिया है खत लिखने का, इसको बड़ी बुरी तरह से देखा जा रहा है, इस पर तो बड़ा रिएक्शन हुआ, बड़े रद्दमल हुआ। और पाकिस्तान के अखबार जब अपनी स्टोरीज लिखते हैं तो उसमें उसी किस्म के एक्सपर्ट्स को लाया जाता है जिस किस्म की ओपिनियन उनको उनसे चाहिए होती है। तो ये जो सो कॉल्ड दाम निहाद किस्म के एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तो IMF की बड़ी सख्त ज़रूरत है, और ये इमरान खान किस तरह की बात कर रहे हैं, और इमरान खान का तो पॉलिटिकल कैपिटल, गो कि इमरान खान का जैसे पॉलिटिकल कैपिटल इन 20 नाम नेहाद किस्म के एक्सपर्ट्स ने बनाया है, इनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इमरान खान के पॉलिटिकल कैपिटल को बनाने में, ना पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार की उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है। वो तो जब सूरज निकल आया और सवा नेज़े के ऊपर खड़ा हो गया, तब डॉन को, ट्रिब्यून को नजर आया कि सूरज निकल आया है, 12 बज गए हैं और सूरज की गर्मी से सब लोग जल रहे हैं। तो इनमें से किसी की भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा इमरान खान तो अपनी पॉपुलैरिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और ये तो पाकिस्तान को तो IMF की बड़ी ज़रूरत है, और ये किस किस्म की बात कर रहे हैं, अगर IMF का प्रोग्राम रुक जाएगा तो पाकिस्तान भूखा नंगा मर जाएगा, उसको सारे पैरेलल पैसे वगैरह जो हम नहीं मिल सकें। असम्पशन क्या है? असम्पशन ये है कि इमरान खान ये तहरीक इंसाफ के खत लिख देने से IMF जो है वो पाकिस्तान को प्रोग्राम नहीं देगा। माय फुट, पाकिस्तान IMF को तो प्रोग्राम उन्होंने देना है जो अमेरिकन हुकूमत ने, IMF इज एन इंस्ट्रूमेंट एंड अ टूल इन द हैंड्स ऑफ वाशिंगटन एस्टेब्लिशमेंट। जो वाशिंगटन एस्टेब्लिशमेंट, सेंटकॉम, NSA, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट डिपार्टमेंट की विल होगी, वो IMF ने करना है। सिर्फ यह है कि अगर एक खत हो और उसके बाद बहुत से और कॉरस्पॉन्डेंस हो दुनिया की यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड से, कोलंबिया से, प्रिंसटन से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, लंदन बिजनेस स्कूल से, कांग्रेस से, सेनेट से, उन सबको एक टेम्पलेट मिलेगा, उनको एक मौका मिलेगा कि वो अपना एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी एंड डिफरेंट डायस्पोरास जो हैं वो IMF तक पहुंचा सकेंगे, पीछे पीछे इमरान खान के और PTI की पोजीशन में, जिससे एक पॉइंट ऑफ लेवरेज इन नेगोशिएशन बनेगा, जिससे कोई बेहतरी निकल सकती है। यानी अदरवाइज एक साइड बहुत ही कमजोर है, इमरान खान, तहरीक इंसाफ के पास बस लोग ही हैं और उनके पास तो कोई ढांचा नहीं है, तो उनको एक नेगोशिएशन प्लेटफॉर्म चाहिए। इस खत के, और इस खत के साथ अगर तहरीक इंसाफ मोबिलाइज करती है दुनिया भर से कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, तो उनको एक ऐसा नेगोशिएशन प्लांक मिलेगा जिससे कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। अदरवाइज तो फिर वकीलों की बात सुन लें कि जी हम जा रहे हैं पिटीशन लेके, इलेक्शन कमीशन के अंदर हमने 500 पिटीशन डाली हैं, अब हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। जब जिस सिस्टम ने अभी तक सलमान अकरम राजा को ऑन चौधरी के मुकाबले में इंसाफ नहीं दिया, उस सिस्टम ने बाकी कितनी जल्दी किसी को इंसाफ जो है वो दे देना है। लेकिन जब ये मैकेनिज्म की आप बात करते हैं, जिसको मैंने खासी तफसील जिसके आपके साथ शेयर की है कि इसमें इंटरनेशनल कंपोनेंट के बगैर कोई मैकेनिज्म नहीं हो सकता, तो आपको कुछ वजीद लोग मिलेंगे जिनकी गैरत चौंक जाएगी, नेशनलिस्ट किस्म की। वो कहेंगे कि तो पाकिस्तान एक सॉवरन नेशन है, और पाकिस्तान की सॉवरन नेशन में कैसे एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म बन सकता है, हम तो खुद मुख्तार है। तो उस सिलसिले में मुझे कुछ आपको दिखाना भी है और कुछ मुझे अर्ज भी करना है कि पाकिस्तान कभी भी खुद मुख्तार नहीं था, पाकिस्तान कभी भी सॉवरन नहीं था। इनफैक्ट पाकिस्तान की तरह के और साइज के और गुर्बत के और ढांचे के जो ममालिक हैं, उनमें से कोई कभी भी सॉवरन नहीं था। मेरा ख्याल ऑर्डर टॉइन भी, जो बहुत मशहूर ब्रिटिश हिस्टोरियन गुजरे, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर ऑफ द 20th सेंचुरी, उनकी 1940s 50s की मैं लिखी हुई एक हिस्टोरिकल एनालिसिस की तहरीर पढ़ रहा था, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड सिविलाइजेशन वगैरह। तो उसमें शुरू में पहले चैप्टर में लिखा हुआ था कि बदकिस्मती से ये जो नए ममालिक आज़ाद हो रहे हैं फ्रॉम द इम्पीरियल सिस्टम से, यानी इम्पीरियल जो इम्पीरियल नेशंस के कंट्रोल से निकल रहे हैं, इनके पास कोई फुल सॉवरेनिटी नहीं होगी जिस तरह की इससे पहले इम्पीरियल पावर्स के पास होती थी, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। अब इस वक्त दुनिया में सिर्फ 4 कंट्रीज ऐसे हैं
जिनको आप कह सकते हैं जिनकी मैक्सिमम सॉवरेनिटी है फॉर डिफरेंट रीजंस। सबसे ज़्यादा जो सॉवरेनिटी है, पहले तो किसी की भी मुकम्मल सॉवरेनिटी नहीं है इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ को जब यूनाइटेड स्टेट्स एक्सेप्ट करता है और उसको अपने फ्रेमवर्क के अंदर ले आता है और उसको एक जगह देता है और उसके ऊपर प्रेशर्स होते हैं पूरी दुनिया से, तो अमेरिका जैसे मुल्क की भी कंप्लीट सॉवरेनिटी उस किस्म की नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान की ज़राए इब्लाग और उर्दू के सारा मीडियम लोगों को बताता है और उनको कंफ्यूज करता है और गलत उनको डायरेक्शन में ले जाता है। बहरहाल अमेरिका बहुत सॉवरन है, उसके बाद रशिया और चाइना सॉवरन है, और फिर हिंदुस्तान सॉवरन है। अब ब्रिटेन इज नाइदर हेयर नॉर देयर, यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद यूरोप के जितने बड़े ममालिक हैं, जर्मनी हो या फ्रांस हो या स्पेन या इटली हो, ये सब अपनी सॉवरेनिटी को पूल कर चुके हैं इन दी आर्किटेक्चर ऑफ द यूरोपियन यूनियन अंडर द प्रिंसिपल कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। आप में से जो लोग वकील हैं और इंटरनेशनल लॉ को अंडरस्टैंड करते हैं, यू फुली नो दिस थिंग कि यूरोप के जितने अमीर तरीन ममालिक हैं जिनको आप सॉवरन समझते हैं, वो सॉवरन नहीं है, बिकॉज वो एक सर्टन डिसिप्लिन के पाबंद है। इसी तरह साउथ कोरिया बहुत अमीर है लेकिन अमेरिकन फोर्सेस डीएमजी में बैठी हुई हैं, वो कौन सा सॉवरन है। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं लेकिन वहाँ पे चीन के बगैर वो खा नहीं सकते, उनके पास एनर्जी नहीं है, उनके पास फूड नहीं है, वो भी सॉवरन नहीं है। इसी तरह से बांग्लादेश की सारी, ठीक है उन्होंने कुछ प्रॉस्पेरिटी अचीव की लेकिन सारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान का है, चीन और हिंदुस्तान कंपीट कर रहे हैं, वहां भी कोई सॉवरेनिटी नहीं। तो सॉवरेनिटी कोई एग्जिस्ट करती नहीं है, और जितनी जल्दी पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया इस मफरूजे से बाहर निकल जाए और ये सोचे कि पाकिस्तान को आगे चलने के लिए दुनिया की इंस्टीट्यूशंस की, खा वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, अमेरिकन कांग्रेस हो, सेनेट हो, दुनिया का मीडिया हो, उसकी ज़रूरत है उनके साथ नेगोशिएट करने की, उनको लेवरेज करने की, अपनी सिचुएशन को बेहतर करने की। अब मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूँ जिसके बाद ये सॉवरेनिटी का मसला आपका सिंपली सिरे से ही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आप में से किसी को ये ख्याल और गलतफहमी रहे कि हम सॉवरन थे या हैं या हो सकते हैं, तो फिर आपका जाती तौर पर उसमें कसूर है, उसमें मेरा कम से कम कोई कसूर नहीं। ये ट्वीट है जिसके अंदर पढ़ना शायद मुश्किल हो जाए, इसको आप मेरे ट्विटर हैंडल पे चले जाएं। ये फरवरी 19 की देखें, 13 फरवरी 1953 में मुलाकात होती है किसके दरमियान, रेले गिब्सन जो यूएस काउंसिल जनरल हैं और पाकिस्तान के उस वक्त के कमांडर चीफ जनाब अयूब खान साहब, जिन्होंने पाकिस्तान पे जिनके बड़े एहसानात हैं माशाल्लाह। और इसमें वो जो गिब्सन है वो लिखते हैं, ये केबल भेजा उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट को, जो टॉप सीक्रेट है, यहाँ नीचे देख सकते हैं टॉप सीक्रेट है। ये बाद में 2004 में डिक्लासीफाई हुआ है, ये इसकी डिक्लासिफिकेशन डिटेल्स हैं। और ये हुआ है 30 अक्टूबर 2004 में, क्योंकि अमेरिकी महीना पहले लिखते हैं, तो 30 अक्टूबर 2004 में जाके ये डिक्लासीफाई हुआ। और इसमें वो कहते हैं कि मेरी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ से, जिन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि मैं मुकम्मल इन कंट्रोल में हूँ हर तरह से। और उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ख़तरा होगा किसी किस्म का भी, अगर पाकिस्तान में कोई ख़तरा होगा पॉलिटिकल, तो पाकिस्तान की आर्मी फौरी तौर पे मार्शल लॉ लगा देगी एंड विल टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। ये 1953 की बात हो रही है माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद ये जो जुमला बहुत ही मज़े का है, if the situation was critical, the army would declare a military government in order to secure stability for Pakistan. Stability का क्या मतलब है? You can understand. He stated the Pakistan army would not allow either the politicians or the public to ruin the country. इसको आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके पढ़ लें। यानी पाकिस्तान की फौज जो है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको पूरे गौर से देखें। यानी 1953 में भी यही सोच थी, अभी भी सोचा, फर्क नहीं को पड़ा, 70 ईयर्स हो गए। अगर कोई खतरा होगा, किसको इसको इंटरप्रेट करें, अगर अमेरिका के साम्राज्य के वेस्टर्न इंटरेस्ट को पाकिस्तान के अंदर कोई खतरा होगा, तो पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की पब्लिक को और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को पाकिस्तान को रूल नहीं करने देगी, विच रेजेस सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कि इसमें स्टेबिलिटी भी पूछ ले, वो क्या होती है, कंट्री क्या है। यानी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जो पूरा नैरेटिव है जो चला आ रहा है पाकिस्तान के इदारों का, उसमें कंट्री सिर्फ एक लैंड मास है, एक जोग्राफिकल लैंड पीस है, और पाकिस्तान की फौज है, यही दोनों मिलकर कंट्री बनते हैं। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस कंट्री का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। क्लियरली पाकिस्तान का कमांडर चीफ कह रहा है, उसको अमेरिकन काउंसिल जनरल रिपोर्ट करके ऑफिशियल भेज रहा है वहां पे, कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अगर मुल्क को तबाह करने की कोशिश करेंगे तो उनको इसकी इजाजत नहीं देगी पाकिस्तान की फौज। कौन नहीं देगा? पाकिस्तान की फौज नहीं देगी। क्या अभी भी यही थिंकिंग नहीं है कि पाकिस्तान के बेवकूफ़ लोग जो हैं, 3 करोड़ प्लस 30 मिलियन जिन्होंने जाके वोट डाला है, इन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रूम करने की कोशिश की है। हम तो SIFC बना रहे हैं, हम तो मरियम को ला रहे हैं, हम तो नवाज शरीफ को ला रहे हैं, हमने तो पता नहीं क्या कुछ करना है, हम किस तरह से चीज़ों को टर्न अराउंड करने की जो पिछले 75 साल से टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोग अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो हम उनको इसकी इजाज़त नहीं देंगे। सो ये जो प्रिंसिपल है सॉवरेनिटी का, कोई भी मतलब आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एनफ, लेकिन क्योंकि अभी बहुत से सो कॉल्ड नाम में हाथ आपको आवाज़ें मिलेंगी जब इस पे बहस होगी IMF के बारे से मजीद, कि जी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मसला है। पाकिस्तान वॉज नेवर सॉवरन, पाकिस्तान कैन नॉट बी सॉवरन, ये गलत फहमी है। आप इस पर बेशक डिबेट करें, मेरी ठीक ठाक आप ईंट छींट निकाल बजा दें मेरी, लेकिन आई विल कम एंड डिफेंड माई सेल्फ।
नो कंट्री ऑफ द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पैसे मांग के मशरक वस्ता से, IMF से, हर जिसका 23rd प्रोग्राम हो चुका है IMF का, और वो साथ साथ बेवकूफ़ी की कोई शराब पी हुई है कि अपने आप को कह रहे हैं कि हम सॉवरन हैं। सॉवरन नहीं है। मुस्तकबिल के लिए आप बैन अवी इदारों की मदद ले सकते हैं, और अगर IMF के साथ इफेक्टिव प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए आपको थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पावर मिल जाए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, तो इसमें कोई खराबी, इसमें कोई हरज नहीं है। फिर आपसे कुछ घंटों में मुलाकात होती है। थैंक यू।